दिल्ली में रिठाला विधानसभा की बुद्ध विहार कॉलोनियों में समस्याओं का अंबार है। इन्हीं सब मांगों को लेकर प्रसिद्ध समाज सेवी विनीत उपाध्याय 4 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। उनकी संस्था द्वारा इस धरने का आयोजन किया जा रहा है। सलाम दिल्ली ने इनसे बातचीत की और जाना कि इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं और ये भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम विनीत उपाध्याय है और प्रगतिशील लोकमंच हमारा एक संगठन है और उसी संगठन के आधार पे हम अपना ये आंदोलन चला रहे हैं। 4 दिसंबर से आप भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 4 डिमांड्स हैं। उस डिमांड्स के अंदर पहली डिमांड ये है कि जो सेक्टर 23 और 24 का एक रोड है, वो रोड जब से टूटा, जब से वो बना, तब से लेके आज तक वो जर्जर अवस्था में है। ना वहाँ फुटपाथ है, ना वहाँ पानी की निकासी है, जिसकी वजह से वहाँ आने जाने वाले डेली लाखों लोगों को वो एक सिंगल कनेक्टिविटी रोड है जहाँ से डीटीसी की बस चलती है। बावजूद इसके वो आज तक जर्जर हालत में है। तो हमारी पहली डिमांड ये है कि वो रोड 23-24 की कनेक्टिविटी वाला रोड बुद्ध विहार श्याम कॉलोनी के अंतर्गत आता है, वो बनना चाहिए और फुटपाथ और पानी की निकासी के साथ बनना चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि एक गली नंबर 15 है, जिसको भैंसों वाली गली के नाम से भी जाना जाता है, और बुद्ध विहार फेज़ 2 के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी गलियां हैं जहां पे तमाम गायें भैंसें जो बनी हुई हैं, वो दूध निकालने के बाद पहले कुछ डेयरी वाले तो वो गलियों में छोड़ देते हैं अपने पशुओं को, और कुछ जने रोड पे बांध देते हैं, जिससे आने जाने वाली उन गलियों के अंदर दिक्कत आती है। तो भैंसों की डेयरियाँ वहाँ से हटें। हमें भैंसों की डेयरी से या उनके मालिकों से या उन पशुओं से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज़ की है कि जिस रोड को आदमियों के चलने के लिए, बुजुर्गों के लिए चलने के लिए, बच्चों के चलने के लिए बना गया है, वहाँ पे वो जानवर रह रहे हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो मोदी जी ने 2019 के चुनाव से पहले ही हमारी कॉलोनी को, सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को पास कर दिया तक था, और जब पास किया था तो उसके बावजूद भी चुनाव जीत भी गए, दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। उसके बावजूद भी छोटे छोटे भी जब मकान बनते हैं तो उसके अंदर एमसीडी के कर्मचारी आ जाते हैं, और एमसीडी के कर्मचारी आके बुलडोज़र के नाम पे नोटिस देकर डराने और धमकाने का काम करते हैं, जिससे कि लोगों में भय हो जाता है, और उस भय से बचने के लिए वो एक मोटी रकम देते हैं, जिससे कि उनका मकान जो दिन रात गाढ़ी कमाई से उन्होंने बनाया उस मकान को, वो ना गिरे। चौथी डिमांड हमारी ये है कि बुद्ध विहार के अंदर असल तो पार्क की जगह नहीं है, और बड़ी मुश्किल से 2 जगह हैं जहां डीडीए की लैंड थी, वहां पे कुछ इस तरह की चीज़ विकसित हो सकती थी। तो डीडीए की 2 ज़मीनें, एक प्रिंस पब्लिक स्कूल बुद्ध विहार फेज़ 2 के सामने और एक ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे मांगेराम पार्क एक्सटेंशन और मांगेराम पार्क से लगता हुआ एरिया है। उस पूरे एरिया के अंदर वहाँ पर जो कूड़ा बीनने वाले लोगों को उनका अतिक्रमण है, और उनसे डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों को एक मोटा अमाउंट जाता है। वहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से वहाँ ज़मीनें खरीदी हैं, उनको छोड़ दिया जाता है उस गंदगी में, और जहाँ वो जो कूड़ा होता है, उसको कूड़े को रात को कोई ना कोई आग लगा देता है। वहाँ पॉल्यूशन और गंदगी की दंश झेल रहे हैं मांगेराम पार्क एक्सटेंशन और मांगेराम पार्क के लोग। तो ये 4 डिमांड्स हैं हमारी। इन 4 डिमांड्स को मनवाने के लिए हमारी टीम ने फैसला किया कि मैं वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठूँ इस डिमांड्स को लेके, और जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हम अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जैसे आपने पार्क बताया था ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे, तो वहाँ पे जो होता है तो उसमें एमसीडी का क्या भ्रष्टाचार है? वहाँ पे क्या थी? नहीं, उसमें एमसीडी का भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें डीडीए की लापरवाही है। आपको मैं एक रोचक जानकारी दे दूं कि डीडीए के अंदर जब हमने मेल भेजी, मेल के माध्यम से हमने उनको इंटीमेट किया कि ये आपकी ज़मीन है और इस पे आप कोई ऐसा पार्ट करिए कि कुछ पार्क बन जाए, कुछ बच्चे खेल लें, कोई मनोरंजन केंद्र बन जाए बुजुर्गों का। तो वो हमने मेल डाली। मेल डालने के 10 दिन बाद हमने उनको राइटिंग में भी लेटर दिया। उस लेटर को भी दिए लगभग 1 हफ्ता हो गया है। उसकी रिसीविंग वगैरह जब आप आएंगे धरना स्थल पर तो हम आपको दिखाएंगे। डीडीए के जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ आराम से कोई धूप सेक रहा है, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है। जब हमने अधिकारियों से बात की, मिलने के लिए, एक्शन से बात करने के लिए बात की, तो वहाँ पे सब जने गेंद को एक पाले से दूसरे पाले पे फेंक रहे थे। इतने गंभीर मुद्दे के बावजूद भी
या मेल के माध्यम से या हार्ड कॉपी दिए जाने के बावजूद भी अभी तक किसी अधिकारी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। तो ये विरोध है और जब हम वहाँ बैठेंगे तो ये गूंज उछलेगी और गूंज उछलेगी। हम वैकल्पिक तौर पे 2-3 तरीक़ों से काम करेंगे। हम धरना स्थल पे भी हमारे साथी बैठेंगे और 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद भी अगर चीज़ें नहीं सुधरती हैं तो हमारी कुछ टीम डीडीए पे और एमसीडी जोन पे भी धरना देगी। उस पार्क के कुछ साल पहले पूर्व विधायक कुलवंत राणा ने भी उद्घाटन किया था कि यहाँ पे एक पार्क बनेगा सुंदर सा। देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के किसी भी पूर्व या वर्तमान विधायक वाले पार्ट पे बात नहीं करूँगा, लेकिन जो पूर्व की सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, वो हमारी कॉलोनियों को पास कर देते हैं। जब वोट मांगनी होती है तो हमारी कॉलोनी पास हो जाती है और जब उनकी सरकारें बन जाती हैं तो हमारी कॉलोनी दोबारा से फेल हो जाती है। तो ये पास और फेल का पिछले 40 सालों से यही खेल चला आ रहा है। अच्छा, जैसे अभी आपकी 4 मांगे और भी बहुत सारी मांगे होती है, लेकिन प्रमुख रूप से आपने 4 मांगों को लिया। अगर आपको कोई आश्वासन मिलता है, भूख हड़ताल जैसे 1 दिन 2 दिन हो जाए उसके बाद आश्वासन मिलता है, तो आप किस लेवल तक अपनी भूख हड़ताल खत्म? अगर हमें मौखिक आश्वासन मिलेगा तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर कोई अधिकारी राइटिंग में मेल के माध्यम से आश्वासन देगा तो हम उसको हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हमें भूख हड़ताल, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, जो टीम हमारे संग लगी हुई है, उन सबका एक दायरा है। कोई काम पे जाता है, सब जने रोज़गार से जुड़े हुए हैं, खाली कोई भी नहीं है। अगर हमें राइटिंग में कोई भी आश्वासन मिलेगा कि हम 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में, एक समय सीमा के बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जब तक कर नहीं दोगे तब तक हम उठेंगे नहीं। हमें लिखित आश्वासन मिलेगा तो हम निश्चित रूप से उस डिमांड को छोड़ देंगे और जो बची हुई डिमांड्स हैं हम उस पर तब तक भूख हड़ताल रखेंगे जब तक वो डिमांड्स पूरी ना हो जाए। भूख हड़ताल आपने कर रहे हैं तो जनता से या क्षेत्रीय स्थानीय लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपने ये बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। पिछले 2-3 दिनों से हम अपने क्षेत्र के, चाहे वो मंदिर हों, चाहे वो आश्रम हों, चाहे वो सामाजिक लोग हों, चाहे सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारी टीम उनके पास जाके मिल रही है और उनसे ये अनुरोध कर रही है कि ये हमारी डिमांड्स हैं, जो डिमांड्स सभी को पसंद भी आ रही हैं, वाजिब डिमांड्स हैं। तो हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आपकी संस्था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके मंदिर के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, आपकी मस्जिद के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे लोग जो समाज को प्रभावित करते हैं या समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन सभी लोगों के पास हम जा रहे हैं ताकि वहाँ धरना स्थल पर आएँ, खुद भी आएँ और दूसरों को भी लेके आएँ। अभी हमारा कल से हमारा अभियान शुरू हो जाएगा। स्कूलों में भी हम स्कूल में जाएंगे और निवेदन करेंगे वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ के चेयरमैन से कि वो अपने रैंडमली 100 बच्चे वहाँ पे धरना स्थल पर भेजें और इस समर्थन में अपनी तख्तियाँ लेके, अपने बैकड्रॉप्स लेके आएँ और वहाँ पर घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट समय दें। तो बुद्ध विहार की समस्याओं को लेकर विनीत उपाध्याय का धरना या भूख हड़ताल कितने दिन चलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जुड़े रहिए सलाम दिल्ली के साथ। नमस्कार।